नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो एनजीओ स्पॉटलाइट में, जहां पर एनजीओ विजनरीज आके अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आपको कुछ ना कुछ नया अपनी एनजीओ के लिए अपने लिए सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे शो में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपनी स्टोरी शेयर करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको इस शो में इन्वाइट करेगी और आपको भी अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक एनजीओ की, जिसने जीरो से स्टार्ट करके 4 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करके हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन सेक्टर में काम किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल वर्क में अभी इन्वॉल्व हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज के शो में हमारे साथ जो आए हुए हैं अंबर जी, सशक्त उड़ान फाउंडेशन से। तो अंबर जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रखर जी का, जो इन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो एनजीओ के लिए बहुत ही आवश्यक था। लोग मतलब अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें खो से जा रहे हैं, लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रखर जी का, जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया। बाकी जो है संस्था का जहाँ तक है, हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, 7 साल हो गए लगभग। और हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य था स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर था। तो स्वास्थ्य में हम लोग एक्चुअली बेसिकली हमारा जो काम था वो कैंसर को लेकर था, कैंसर की फंड रेजिंग में, क्योंकि कैंसर एक ऐसा क्रिटिकल डिजीज है जिसके लिए लोगों को कभी ना कभी फंड कम ही हो जाता है या होता ही नहीं। तो मेरे फादर को कैंसर था, तो वहां पे मैं जाता था तो मुझे लगा कि बहुत लोग नीडी हैं। तो तब से एक दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तब मैंने एक संस्था का फिर निर्माण किया और उसके बाद फिर मैंने लोगों को मदद करने की सोची और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को करते करते मैंने लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों को फंड रेज करके दिया है। और जो कि मैं चाहता, और वो आज भी मतलब शुक्रगुजार मेरे वो मानते हैं कि वो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो हमसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क में आएंगे और मैं उनकी और से अधिक मदद कर पाऊंगा। ओके, तो आपने 4 करोड़ तक का फंड रेज करा, किस टॉपिक के लिए? जैसे कि कुछ बच्चे थे, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया था, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। किसी को कैंसर है तो उनकी केमोथेरेपी होनी है। तो जैसे प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा है कि उसमें जो मशीनरी है, जो कॉस्ट है, वो कम से कम 20 लाख का फंड उसमें जरूरत होता ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फंड होता है। एक नॉर्मल साधारण परिवार के लिए जो है उपलब्ध कराना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। तो हम इसको सरकार के माध्यम से और क्राउड फंडिंग के माध्यम से, बाकी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता, उसके माध्यम से हम उनके लिए फंड की व्यवस्था करते हैं, जिसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। ओके, तो उससे जो क्रिटिकल डिसीजेस हैं आप उनका इलाज करवाते हैं, उनकी केयर टेकिंग वगैरह करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। ओके, तो काफी अच्छा आपने हेल्थ में अभी तक काम किया हुआ है। और आप क्या क्या कर रहे हैं अपनी संस्था में, उसके बारे में बताएं। इसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य के अलावा जो है शिक्षा पे भी काफी काम किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर बेसिकली मेरा उद्देश्य तो था कैंसर चाइल्ड पे काम करना, क्योंकि उनका जो चाइल्ड, उनकी जो एजुकेशन होती है वो हर पार्ट, जैसे कीमोथेरेपी 21 दिन की साइकिल होती थी, तो उनका जो है एजुकेशन में बहुत ज्यादा गैप आ जाता था, डिस्टर्बेंस हो जाता था, या फिर एक हीन भावना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता था, क्योंकि उसकी कीमोथेरेपी के उनके सर पे बाल नहीं आना या कई ऐसी वजह से जो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती थी और उनकी लाइफ को बहुत मतलब कई चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो मेरा तो प्राथमिक उद्देश्य उनके लिए था, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत काम हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सभी लोगों को, सभी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैंने फिर सोचा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एक सेंटर बनाया लखनऊ में, बुद्धेश्वरम में। और उसके बाद हम लोगों ने 4 संस्थान बताए धीरे धीरे करके, जिसमें भी स्लम एरियाज के जो बच्चे थे और उनको बुलाया और उनका निःशुल्क शिक्षा से अपनी जोड़ा, और उसके साथ जो है लोगों को जोड़ के शिक्षा प्रदान करें। ओके, तो अभी आप एजुकेशन में, हेल्थ में मेजरली काम कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताएंगे कि क्या रीजन क्या था, मतलब एक आइडिया क्या था आपके एनजीओ के पीछे का, जो कि जिससे आपको एक प्रेरणा मिली कि चलो एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ काम किया जाए। क्या एक्चुअल में रीजन था? वही, जैसे कि मैंने बताया कि पहले जो है कैंसर फादर को था, तो पहले तो स्वास्थ्य के लिए यहीं से एक आइडिया आया। उसके बाद फिर वहीं से एक आइडिया डेवलप होने लगा और फिर देखा कि लोगों तक जानकारी के अभाव में एक पहुंच नहीं है, वो लोग कई चीजों का सामना कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही मन में ख्याल आ कि कुछ करना चाहिए।
तो बस पहली बार आपने कब सुना कि चलो एक एनजीओ बनाते हैं, एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए? सामाजिक सेवा से जुड़े हुए तो काफी साल गुजर गए थे, मतलब बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिताजी भी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए थे। एक गवर्नमेंट कर्मचारी थे, लेकिन वो बीच में सामाजिक सेवा करते रहते, तो उनसे भी प्रेरणा मिली। और वो जिन लोगों के साथ जुड़े थे उनसे भी मुझे मिलती रही प्रेरणा। तो धीरे धीरे उन्हीं के साथ रहते रहते हमने भी लगा कि आगे करना चाहिए। ओके, तो सशक्त उड़ान फाउंडेशन का आगे का क्या विजन है, क्या आप करना चाहते हो? आगे का विजन यही है, जैसा कि मैंने कहा, कि स्वास्थ्य की उपलब्धता हर वर्ग तक पहुंचानी, और जिसको भी पैसे की दिक्कत है या जो नहीं पहुंच पा रही, उसको किसी भी हालत में इसकी उपलब्धता करानी है, वो उससे वंचित ना हो पाए। सबसे प्रमुख उद्देश्य है, और शिक्षा भी सबसे ज़रूरी है। तो शिक्षा में भी यही कहूँगा कि किसी भी तरीके से कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि हाँ मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन हमें वो पैसे की वजह से उसका काम रुके। ओके, हाँ। तो जैसा कि आपकी फाउंडेशन है जो आप अभी एनजीओ रन कर रहे हो, उसमें आपने कभी ऐसा सोचा कि अभी डिमोटिवेशन फील हुआ हो, या ऐसा कभी लगा हो कि कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी हो, उसके बारे में बताइए। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन डीमोटिवेशन कभी नहीं लगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक ऐसे स्तर पे हैं, तो आपके नीचे जो लोग हैं उनको हमेशा मोटिवेट करने के लिए आपको उनसे 10 गुना ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा तो कभी हुआ ही ना होगा। दूसरी वजह ये भी है कि लोगों का इतना प्यार मिलता है जब आप किसी चीज़ की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो जो उनके तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसको देख के तो और स्फूर्ति आ जाती है। जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करने जाओ तो लोगों का प्यार मिलता है, लोग आपको सपोर्ट करने में आ जाते हैं, बट एक्चुअल में एनजीओस को ग्राउंड लेवल में जाना पड़ता है तभी उनको एक स्टेबिलिटी। और ये धारणा लोगों में बनी हुई ना कि लोग ग्राउंड स्तर पे काम नहीं करते हैं, नहीं, तो ये बहुत गलत धारणा है। लोगों को आना चाहिए, हम लोग के साथ जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ओके, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपने फंड्स रेज किए, हेल्थ में आपने काम किया, तो आने वाले टाइम में आपने ऐसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम या ऐसे कोई फंड रेजिंग का प्लेटफॉर्म यूज किया जिससे आपने फंड्स रेज किए हो, या आपको क्या? नहीं, अभी तक तो कोई फंड रेजिंग वाला प्लेटफॉर्म नहीं यूज किया है। सिर्फ हमारा खुद का सोर्स रहा, खुद के रिसोर्स पर्सन रहे, और बाकी जो है हाँ, लेकिन आगे अगर जरूरत पड़ी तो जरूर इस पे भी जाएंगे। मतलब आदमी को सहायता मिलनी चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहे जो कोई भी। ओके, तो अभी जैसा कि आपकी संस्था किन किन एरिया में जैसे काम कर रही है, यूपी में है या किन स्टेट्स में, ऐसा आप बताएं। यूपी में भी है, और यूपी के अलावा गाजियाबाद में थी, नई दिल्ली में, बदरपुर में भी थी। अभी एक्टिव स्टेज में कहा जाए तो अभी फिलहाल यूपी में ही है। हाँ, बदरपुर में भी हमारा सेंटर चलता था, लेकिन किसी कारणों की वजह से जो वहाँ पे अभी एक्टिव स्टेज में नहीं है। ओके, तो आपकी जो एनजीओ है वो वॉलंटियर बेस चल रही है? हाँ, वॉलंटियर बेस ही चल रही है अभी तो फिलहाल। तो कैसे आपने वॉलंटियर्स को जोड़ा? वॉलंटियर्स के लिए देखिए, ऐसा था कि हर आदमी के अंदर एक इच्छा तो होती है कि मुझे समाज सेवा करना है, लेकिन उसके पास समय की बड़ी कमी रहती है, वो अपने काम को छोड़ के कैसे आए। तो इसके लिए मैंने कैंपेन चलाया था, डोनेट 40 मिनट्स। तो उसमें क्या मैंने कहा, पूरे साल में कोई भी व्यक्ति अगर खाली 40 मिनट डोनेट कर सकता है अपना, पूरे साल में 365 दिन में, तो ये कैंपेन चलाया था। उससे बहुत लोगों को मैंने जोड़ा, तो पूरे साल में सिर्फ 40 मिनट अपना देना था, और हमारे संस्थान पे आके पढ़ाएं, 40 मिनट दें, तो उनसे ये भी हो जाएगा कि उनकी भी इच्छा पूरी, अगर हाँ वो कंटिन्यूटी इसकी चाहते हैं तो आगे भी आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 40 मिनट देने से क्या होगा, हमारे जो क्लासेस हैं 365 दिन की, वो कभी कम नहीं पड़ेंगी। ओके, तो आपने एक प्रोग्राम से स्टार्ट किया कि चलो आकर के आप लोग हमारा इस चीज में जी आप बताओ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में घबरा जाते हैं, एनजीओ स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनिशियल स्टेज में ये सोच के कभी भी एनजीओ स्टार्ट ना करें कि आगे एनजीओ से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मन जो है समाज सेवा से जुड़ा है तो आप इसमें बहुत अच्छा कर लेंगे, और वाकई में अगर आपके अंदर ये भावना है। लेकिन अगर पैसे को लेके सोचेंगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण। आजकल लोग इनिशियल मोटिव ही पैसे को लेकर के एनजीओ स्टार्ट और वहीं वो पीछे हो जाते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बैक हो जाते हैं या वो चला नहीं पाते, क्योंकि उनका उद्देश्य ही पैसा। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप बिजनेस करो। हाँ, ये सोशल वर्क का सेक्टर है, इसमें पैसा सेकेंडरी चीज है। हाँ, आपको स्टार्टिंग में क्या रखना है, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को, उसको प्रमोट करना। ओके, चलिए, तो आप मुझे मेरा लास्ट एक क्वेश्चन और है कि जैसे सशक्त उड़ान फाउंडेशन, आप अपनी जो एनजीओ चला रहे हैं,
इसके माध्यम से आप अभी तक जितने लोगों को भी बेनिफिट पहुंचा चुके हैं या जो भी आपके साथ कनेक्टेड है उनसे आपको क्या फीडबैक आज तक मिला है, उनका क्या रिव्यू रहता है? अब उनके रिव्यू तो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर पाऊंगा अपनी संस्था की, लेकिन ये है कि वो बस ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति का मैं एग्जांपल दूंगा कि उसके बच्चे को 20 लाख रुपए की बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और अचानक से जब उसको वो पैसा मिला तो उसने कहा कि आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। तो मैंने कहा कि मैं नहीं, इसमें सब कुछ आपका ही कुछ है और मैं तो कुछ हुई नहीं, संस्था का ये योगदान था और इसमें संस्था विशेष है ना कि व्यक्ति विशेष है। तो वहां से आपको एक इंस्पिरेशन भी मिली होगी कि चलो लोगों से। जी जी बिल्कुल। ओके, तो अभी अपनी संस्था में क्या क्या तरीके के डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके के अप्रूवल्स आपने लिए हैं उसके बारे में? हम लोग के पास सभी तरह के अप्रूवल हैं, TG 12A CSR 1 सभी प्रकार के अप्रूवल हो चुके हैं और सभी तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। हाँ, क्योंकि आज के टाइम में एनजीओस लीगल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं। जी जी जी। तो उनके लिए भी आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें? हाँ, ये चाहते हैं कि अगर वो लीगली तौर पे अपनी सारी चीजें बुक्स मेंटेन रखें, अपना रेजोल्यूशन जो भी है हर चीज को एकदम टाइम टू टाइम मैनेज करें, अपने वाउचर भरते रहें, तो उनको भविष्य में आगे जो है बहुत हौच पौच जो होता है वो नहीं होगा, आराम से अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ई कंसल्टेंसी से आपको जुड़ के कैसा लगा? ई कंसल्टेंसी एक तरीके समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा उसका रोल रहा, क्योंकि हम लोग एक तरीके से एक अलग दिशा में ही चल रहे थे, तो उसने हम लोग को एक ये कह लीजिए बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना सिखाया, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है हर किसी को ई कंसल्टेंसी से जुड़ना चाहिए। जिस दिन वो जुड़ेगा उसको उसका महत्व पता चल जाएगा, बिना जुड़े तो वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं और हम लोग को पता चला हम लोगों ने किस किस सेक्टर्स में कितना अच्छे तरीके से और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे शो पर आए। आपसे ऐसे ही मुलाकात आने वाले टाइम में आपके नए प्रोजेक्ट्स पे भी होती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, नई इन्फॉर्मेशन दी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।